हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रेया नायक, रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आई इंजेक्शंस की। आँखों में इंजेक्शंस एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड। इसको मेडिकल टर्म्स में इंट्राविट्रियल इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो सबसे पहली बात, इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस के मतलब क्या होते हैं। आप सबको पता ही है, हमारी आँख एक कैमरे की तरह होती है, जिसके आगे की तरफ एक काली पुतली होती है, बीच में एक लेंस होता है और पीछे पर्दा होता है। तो हम जब भी आई ड्रॉप्स डालते हैं, वो आई ड्रॉप्स बस लेंस तक ही पेनिट्रेट या जा पाती है। पीछे पर्दे तक कोई भी आई ड्रॉप्स नहीं बनी है जो पीछे के पर्दे पर असर कर सके। तो जब भी पर्दे की कोई बीमारी होती है, हमें मेडिसिन ऐसे चाहिए जो पर्दे पर असर कर सके, और इसीलिए उसको इंजेक्शन के द्वारा पर्दे के पास दी जाती है, और इन इंजेक्शंस को हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये एंटी VEGF इंजेक्शंस किन पेशेंट्स में दी जाती है। हमारी पर्दे पर बहुत सारी खून की नाड़ियाँ होती हैं, जो कि ब्लड पाइप्स होती हैं, जिससे आपका खून बहता है। शुगर, BP या फिर कोलेस्ट्रॉल के मरीजों में बहुत बार ये ब्लड पाइप्स ब्लॉक हो जाती हैं, और इसके डिफेंस में हमारी बॉडी एक प्रोटीन रिलीज करती है कॉल्ड VEGF। तो इस VEGF से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत लीकी हो जाती हैं, और उससे बहुत सारे ब्लड कंपोनेंट्स बहने लगते हैं, जिसकी वजह से पर्दे पे सूजन आता है और फिर इंसान को कम दिखता है। तो इसके VEGF के इफेक्ट को कम करने के लिए हम इसका नेगेटिव मॉलिक्यूल मतलब एंटी VEGF आँख के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेशन हो गया डायबिटिक मैक्युलर एडीमा, मतलब पर्दे पे शुगर की वजह से सूजन आना। दूसरा इंडिकेशन होता है वैस्कुलर ओक्लूजन। जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हाई BP हो गया हो या फिर बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया हो, उनकी भी नाड़ियाँ ऐसी ही ब्लॉक होकर सूजन कॉज करती हैं। तो मैक्युलर एडीमा जो कि वैस्कुलर ओक्लूजन की वजह से हो, उनमें भी ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। थर्ड इंडिकेशन होता है CNVM, जिसको हम कोरॉइडल न्यूरोवैस्कुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये बहुत बार उम्र के साथ साथ 40 साल के बाद मैक्युलर डीजनरेशन के साथ साथ ये बीमारी होती है। इसमें बेसिकली एक खून की नाड़ियों की झिल्ली होती है, जो कि खराब झिल्लियाँ होती हैं, और वो पर्दे के नीचे ग्रो करने लगती हैं और सूजन कॉज करती हैं। इस लीकी वेसल्स को भी कम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम एंटी VEGF इंजेक्शंस लगाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, क्या इन इंजेक्शन से रोशनी या फिर विजन पे कोई असर आता है। अगर आपके पर्दे का सूजन फ्रेश हो और इंजेक्शन इमरजेंसी पे उसी टाइम पे लगा दिया जाए, तो हाँ, रोशनी बढ़ने की उम्मीद होती है। पर वक्त के साथ साथ, जैसे हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं जो 1-2 महीने के बाद आते हैं, उनमें वो सूजन बहुत गाढ़ी हो जाती है और एक इंजेक्शन से काम नहीं चलता। तो ऐसे केसेस में बहुत बार मल्टीपल इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, और उन इंजेक्शंस के बावजूद रोशनी उतनी की उतनी बनी रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। बस बनाए रखने के लिए भी वो इंजेक्शन ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट सवाल है कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, ये इंट्राविट्रियल इंजेक्शन डलता कैसे है। सबसे पहली बात, ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें हल्का सा बस चुभन सा महसूस होता है जब इंजेक्शन आँख के अंदर जाता है। तो सबसे पहले 15-20 मिनट पहले, इंजेक्शन से पहले, हम एक सुन्न करने की ड्रॉप डालते हैं आँखों में, जिससे कि आपके ऊपर का सतह पूरा सुन्न हो जाता है। फिर ये एक साफ OT पे लेकर सारे ग्लव्स और सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन बस 2 सेकंड का काम है। इंजेक्शन लगता है और फिर नीडल बाहर आ जाती है। इस दौरान हाँ, थोड़ी बहुत चुभन हो सकती है, और उसके बाद आँख पे पट्टी लगा दिया जाता है। फिर आपको एक डिस्चार्ज कार्ड दिया जाता है, जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे अराउंड 1 वीक तक गले के नीचे नहाना होता है, सर के ऊपर से नहीं नहा सकते हैं, और आँख में कोई गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। बाकी उसके अलावा थोड़े ड्रॉप्स दिए जाते हैं जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब इन इंजेक्शंस के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है। हाँ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सब कंजंक्टिवल हेमरेज, मतलब जहाँ पे हमने इंजेक्शन दिया है, जिस स्पॉट पे इंजेक्शन दिया है, वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, एक रेड स्पॉट हो सकता है, पर वो 1 to 2 वीक्स में अपने आप चला जाता है। उस पर घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभार ये ब्लड स्पॉट थोड़ा बड़ा होता है, जैसे BP के पेशेंट्स में थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसमें भी घबराने की बात नहीं है। वो 2 से 3 हफ्ते में अपने आप बिना कोई मेडिकेशंस चले जाते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उन मरीज़ों में जिन्होंने या फिर प्रॉपरली प्रोसीजर, पोस्ट ऑप प्रोसीजर नहीं फॉलो किया हो, जैसे आँख में गंदा पानी चला गया हो या फिर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। उनमें इन्फेक्शन का खतरा पोस्ट इंजेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो हाँ, अपने शुगर बीपी वाले मरीज़ जो भी होते हैं अपने शुगर और बीपी को ध्यान में रख के चलना चाहिए। बाकी कॉम्प्लिकेशंस कभी कभार कई लोगों में कैटरैक्ट भी डेवलप हो जाता है, वो टेक्निक की वजह से होता है, इसीलिए इंजेक्शंस प्लीज़ एक रेटिना स्पेशलिस्ट से ही लगाइए क्योंकि उन्हीं को ट्रेनिंग मिली जाती है इंजेक्शन लगाने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन के शेड्यूल की। क्या एक इंजेक्शन काफ़ी है या मल्टीपल इंजेक्शंस की ज़रूरत है? तो जब कोई भी डिजीज़ एक्टिव हो, आपकी नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लीकी हो, तो यूजुअली मंथली 3 इंजेक्शंस कहा जाता है। हमारे बुक्स में लिखा है कि मंथली 3 इंजेक्शंस मिनिमम ज़रूरी है, पर हर पेशेंट में ज़रूरत ना हो, ये आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही पता करना पड़ेगा। नॉर्मल ये होता है कि जब हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, हम पेशेंट को 1 मंथ के बाद बुलाते हैं, फिर उनका सूजन देखते हैं कि वो उतना का उतना ही है कि कम हुआ है कि ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अकॉर्डिंग हम एक और इंजेक्शन के लिए सजेस्ट करते हैं। कई बार इंजेक्शन का बिल्कुल असर नहीं आता तो इंजेक्शन या फिर बदलना पड़ता है या फिर दूसरे प्रकार का इंजेक्शन डालना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। मेनली 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। सबसे पहला है बेवासीजुमाब, जिनको एवास्टिन के नाम से जाना जाता है। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इवन दो ये US FDA अप्रूव्ड नहीं है, फिर भी ये हर जगह के ट्रायल्स में यूज़ किए गए हैं। जैसे US के ट्रायल्स में, इंडिया के ट्रायल्स में, हर जगह के ट्रायल्स में ये बहुत कॉमनली आँख के अंदर यूज़ किया गया है। सेकेंड आता है रैनिबिजुमैब। ये भी बहुत सारे ब्रांड नेम से जाना जाता है, लुसेंटिस, एक्सेंट्रिक्स, फिर रैनी आइस, बहुत सारे ब्रांड नेम्स आ चुके हैं आजकल, लेकिन मॉलिक्यूल सबका सेम ही होता है। थर्ड होता है एफ्लिबर्सेफ्ट। ये बहुत ही एक छोटा मॉलिक्यूल होता है और इसीलिए इसका पेनिट्रेशन बहुत डीप होता है, मतलब ये आँख के उस परत तक घुस सकता है जहाँ के दूसरे बाकी मॉलिक्यूल शायद ना घुस पाए। और चौथा और मोस्ट लेटेस्ट है रोलुसिजुमाब, जो कि पेजनेक्स के ब्रांड नेम से आता है। ये भी एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है जिसको बोला गया है कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है और इसका डीपेस्ट पेनिट्रेशन है। हर मरीज़ को ऐसे नहीं कि सबसे कॉस्टली इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को नॉर्मल बेसिक रैनिबिजुमैब या फिर एवास्टिन से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ये काम ना करे तो हाँ, ट्रायल ऑफ हायर इंजेक्शन ज़रूरी पड़ती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंजेक्शन से आपका सूजन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप शुगर बीपी कंट्रोल नहीं करते हैं तो इंजेक्शंस की एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और इंजेक्शंस के बावजूद आपकी रोशनी नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप शुगर बीपी कंट्रोल नहीं करते हो तो वो वेसल्स लीकी होते जाते हैं, क्योंकि इंजेक्शन का असर 4 to 6 वीक्स रहता है। तो 4 to 6 वीक्स के बाद जब दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर से इंजेक्शन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बीपी शुगर के मरीज़ हैं या फिर आपको एकदम से कम दिख रहा है या फिर आपका बीपी शुगर एकदम से बढ़ गया है, तो प्लीज़ अपने पास के रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर वो इंजेक्शंस बोलते हैं तो इंजेक्शन से डरिए मत, ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, जितना जल्दी आप लगवाएंगे उतना बेहतर रिजल्ट आता है। थैंक यू।